Okay, today we are going to start with the chapter National Income. This is the most important chapter for the class 12th and most difficult also. But if you have cleared the concept once, then I don't think so it will be difficult for you. So before covering the numerical part of this chapter, we will be taking up the theoretical part and we will try to learn about some concept. So the first concept is what is the meaning of the term national income. National income का meaning क्या है? National income is the sum total of the factor income earned by the normal resident of a country during the period of an accounting year. एक अकाउंटिंग ईयर कब होता है? जैसे जब हम कहते हैं 1 अप्रैल to 31 मार्च, उस ईयर के बीच में जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट है कंट्री के, उन्होंने जितनी भी इनकम अर्न की गई है उसको बोला जाएगा नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री. अब जो नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं वो और सिटीज़न दोनों सेम नहीं होते, दोनों डिफरेंट होते हैं. A person is said to be the normal resident who normally resides in a country for a period of 1 year or more. कोई पर्सन अगर आपकी कंट्री में, किसी भी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है, 1 साल से ज़्यादा उसको रहते हुए हो चुका है और वो उस कंट्री में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, तब वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा. चाहे वो उस कंट्री का सिटीज़न हो चाहे ना हो, इट विल नॉट मैटर. लेकिन अगर उसको 1 साल से ज़्यादा हो गया उस कंट्री में रहते और उस कंट्री का उस कंट्री में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है. अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसी का किस कंट्री में कैसे हो सकता है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? इकोनॉमिक इंटरेस्ट होने के लिए आप उस कंट्री में अर्न भी करो, स्पेंड भी करो और अपनी सेविंग को एक्यूमुलेट यानी उसी कंट्री में सेव भी कर रहे हो. मतलब अगर कोई पर्सन किसी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है और उस कंट्री में अर्न भी कर रहा है, उसी कंट्री में अपनी सारी अर्निंग को स्पेंड भी कर रहा है, सेव भी कर रहा है, तो उस पर्सन का उस कंट्री में इकोनॉमिक इंटरेस्ट माना जाएगा. नेक्स्ट, अब आई होप आपको नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन क्लियर है, नॉर्मल रेजिडेंट का मीनिंग क्लियर है. नॉर्मल रेजिडेंट का मीनिंग ही यही है कि जो पर्सन आपकी कंट्री में, किसी भी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रह रहा हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं. अब इस नॉर्मल रेजिडेंट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं. जैसे कि सबसे पहला है कि नॉर्मल रेजिडेंट जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है. मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंडिविजुअल है तभी वो नॉर्मल रेजिडेंट होगा, इंस्टीट्यूशंस भी नॉर्मल रेजिडेंट हो सकते हैं. जैसे अगर टाटा कंपनी है तो वो हमारी कंट्री की नॉर्मल रेजिडेंट है. किसी इंस्टीट्यूशन को नॉर्मल रेजिडेंट किसी कंट्री का कब माना जाता है? जब वो किसी कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग बनी हो. जैसे अगर इंडिया की बात करो तो अगर कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूशन हमारे इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग बना है तब वो नॉर्मल रेजिडेंट है कंट्री का. और सेकंड कंडीशन क्या है कि वो जो भी इंस्टीट्यूशन है वो हमारी कंट्री में से अर्न कर रहा हो और हमारी कंट्री में ही स्पेंड कर रहा हो. मतलब पहली कंडीशन, दोनों कंडीशंस फुलफ़िल होनी चाहिए. पहली कंडीशन क्या है कि वो हमारे इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग हो और सेकंड उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग हो और सेकंड है वो हमारी कंट्री में अर्न भी करे और अपने प्रॉफिट्स को हमारी कंट्री यानी एक ही जिस कंट्री का आप नॉर्मल रेजिडेंट फाइंड आउट कर रहे हो उसी कंट्री में वो स्पेंड भी करे. अब इसके एग्जांपल है, देखो गूगल और याहू की. ये जो कंपनीज़ हैं ये ना तो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग बनी है, ये जिस कंट्री की कंपनीज़ हैं ये उसी के लॉ के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश हुई हैं. और ना ही ये जो कंपनीज़ हैं जितना भी पैसा ये इंडिया से कमाते हैं ये पैसा इंडिया में खर्च तो नहीं करती, ये अपनी पैसे को, अपने इनकम को अपनी कंट्रीज़ में स्पेंड आउट कर रहे हैं, ना कि इंडिया में. तो इनका हमारी कंट्री में कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो हुआ ही नहीं. ठीक है, तो ये पॉइंट हुआ. सेकंड है सिटीज़नशिप एंड नॉर्मल रेजिडेंटशिप. सिटीज़नशिप और नॉर्मल रेजिडेंटशिप दोनों सेम कभी भी नहीं होते. एक पर्सन किसी कंट्री का सिटीज़न हो सकता है और नॉर्मल रेजिडेंट भी हो सकता है, पर ये हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्सन अमेरिका से यहाँ पे आया है,
अमेरिका से यहाँ पे आया है तो फिर उसको यहाँ पे रहते हुए 1 साल हो गया, उसने यहाँ से 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, यहाँ पे ही वो सारा अर्निंग कर रहा है, यहाँ पे ही स्पेंडिंग कर रहा है, अपनी सेविंग्स यहीं पे सारा सब कुछ यहीं पे कर रहा है, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं है। तो वो पर्सन अभी यहाँ का सिटीज़न तो नहीं है लेकिन यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट तो है। तो सिटीज़नशिप और नॉर्मल रेजिडेंटशिप में फ़र्क होता है। सिटीज़नशिप तो किसी भी पर्सन को मिल जाती है बाय बर्थ, पर नॉर्मल रेजिडेंटशिप की जो रेगुलेशंस हैं वो डिफरेंट हैं। वो यही है कि आप अगर किसी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रहते हो और आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ है, देन आप उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट हो। नेक्स्ट पॉइंट है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे कि WHO, IMF और ये जो इतनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये किसी एक कंट्री की रेजिडेंट कभी नहीं मानी जाती। ये ज़रूरी नहीं है कि ये किसी कंट्री में अगर इनके ऑफिसेज हैं तो वो उस कंट्री की नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएंगी, नहीं। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, इसीलिए इनकी इंटरनेशनल टेरिटरी होती है। ये हर इंटरनेशनल रेजिडेंट जो है उनका स्टेटस एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट थिंग जो है नॉर्मल रेजिडेंट के रिकॉर्डिंग, वो है कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें कंसीडर करने पड़ते हैं व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द टर्म नॉर्मल रेजिडेंट। उसके टाइम पे फर्स्ट है कि अगर कोई पर्सन फॉरेन विजिटर है जिसका मेन पर्पस यहाँ पे हॉलीडे करना है, यहाँ पे पैसे कमाना नहीं है, ना अर्निंग करना है, ना ही स्पेंड तो वो करेगा लेकिन अर्न करना उसका यहाँ पे मेन मोटिव नहीं है, तो वो पर्सन चाहे उसको 1 साल से ज़्यादा भी यहाँ पे हो गया हो, देन आल्सो उसको हम यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानते हैं। ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई पर्सन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे आया हुआ है, उसको 1 साल से भी ज़्यादा हो जाए, देन आल्सो वो यहाँ पे अर्न करने तो आया नहीं है, उसका मेन मोटिव तो मेडिकल ट्रीटमेंट है, तो उसको भी हम यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मान सकते। देन है स्टडी के लिए अगर कोई पर्सन आया हो, कोई पर्सन कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पे आया है, स्पोर्ट्स के लिए आया है, तो उनका मेन जो है मोटिव है वो एक पर्टिकुलर मोटिव के लिए यहाँ पे आए हैं, यहाँ से कब वो मोटिव क्लियर आउट करके देन दे विल गो। तो इन सभी पर्सन्स को नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा इवन अगर इनको यहाँ पे रहते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया। इनका आप देख लीजिए, फर्स्ट है नॉ फॉरेन विजिटर, सेकंड है मेडिकल ट्रीटमेंट पर्पस के लिए अगर कोई पर्सन यहाँ पे आया हो, थर्ड है अगर कोई पर्सन स्टडी के लिए यहाँ पे आया, देन फिर है अगर कोई पर्सन कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पे आया है, और देन है अगर कोई पर्सन स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे आया है, किसी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको 1 साल से भी ज़्यादा यहाँ पे अगर हो चुका हो, देन आल्सो हम उसको नॉर्मल रेजिडेंट इस कंट्री का नहीं मानते। वो अपनी ही कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट रहेगा जिस कंट्री को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। देन है अगर कोई ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, मतलब हमारे आर्मी पर्सन्स या हमारे कोई ऑफिशियल्स होते हैं, अगर वो किसी दूसरी कंट्री में एम्प्लॉयड हैं जिनको हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम्प्लॉय किया है, देन आल्सो उनका मेन मोटिव हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है दूसरी कंट्री में जाके। उनको हमारी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ है, उनको वहाँ पे रहते हुए जितना मर्जी टाइम हो जाए वो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट रहेंगे, वो किसी और कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कभी नहीं हो जाएंगे। मतलब अगर हमारे कंट्री के आर्मी पर्सन्स अगर किसी काम की वजह से दूसरी कंट्री में गए हैं और वहाँ पे उनको 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर हो जाए, देन आल्सो हम उनको दूसरी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानते। उनको किस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा? हमारी कंट्री का ही नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। ये कुछ एक्सेप्शंस है जो आपको लर्न रखनी है, दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट है फॉर इसकी एग्जांपल है ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन पाकिस्तान। अगर कोई अगर इंडियन एम्बेसी में, ठीक है, पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी होती है, अगर पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी है, वहाँ पे कुछ पर्सन्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब भी हम उनको हमारी ही कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे, उनको हम दूसरी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मान लेंगे। जो एम्बेसीज होती हैं, अगर वहाँ पे कोई पर्सन्स काम कर रहे हैं
इंडियन एम्बेसी है चाहे वो पाकिस्तान में है, वहाँ पे जितने भी पर्सन्स काम करेंगे वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने उनको एम्प्लॉय किया है, तो भी वो चाहे उनको वहाँ पे रहते 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, डजेंट मैटर, लेकिन वो किस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट रहेंगे, वो इंडियन के ही नॉर्मल रेजिडेंट रहेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारा आता है वो है फैक्टर इनकम। हमने पढ़ा था ना, जो हमारी नेशनल इनकम होती है वो फैक्टर इनकम होती है। इनकम को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है फैक्टर इनकम, द सेकंड वन इज़ ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम का मीनिंग है वो इनकम जिसके लिए आपने कुछ ना कुछ किया हो, कोई ना कोई सर्विसेज दी हो, कोई ना कोई चीज़ दी हो, जिसके बदले में आप अगर कोई चीज़ चाहते हो तो पहले आपने कुछ किया है। फैक्टर इनकम इज़ द इनकम फॉर विच यू हैव प्रोवाइडेड समथिंग टू अर्न इट। इट मीन्स आपने पहले कुछ दिया है, उसके बाद ही वो चीज़ आपको मिली है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आप सैलरी अर्न कर रहे हो तो सैलरी अर्न करने के लिए आपको पहले सर्विसेज देनी पड़ती हैं। अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो देन ओनली यू कैन अर्न द सैलरी। अब फैक्टर इनकम अर्न करने के 4 फैक्टर्स होते हैं। देखिए, फैक्टर इनकम कैन बी अर्न फ्रॉम द 4। फैक्टर इनकम हम कर चुके हैं। फैक्टर इनकम का मीनिंग क्या होता है? फैक्टर इनकम वो है जिसको अर्न करने के लिए, जिसको पाने के लिए आपने पहले कुछ दिया हो तब वो आपको मिलेगी। इसकी एग्जांपल होती है सैलरी, इसकी एग्जांपल होती है वेजेस। अब हम ये इनकम 4 तरीके से ले सकते हैं। मतलब ये हो सकता है कि 4 फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, उन्हीं में से ये इनकम आती है। देखिए, लैंड, अगर लैंड है, अगर आप किसी को लैंड दोगे तभी आपको उसके पीछे क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। अगर लेबर है, लेबर वर्क करोगे किसी के लिए, देन आपको उसमें से सैलरी मिलेगी। देन है कैपिटल, अगर आप कैपिटल लगा रहे हो, किसी को अपना पैसा दे रहे हो, तब आपको वहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा। देन है एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आपने एज अ प्रोड्यूसर वर्क किया है तो फिर उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो फैक्टर इनकम को अर्न करने के 4 ही फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर इनकम किस वे में हो सकती है? रेंट की वे में हो सकती है, सैलरी के वे में हो सकती है, वेजेस के वे में हो सकती है, इंटरेस्ट के वे में हो सकती है, या फिर प्रॉफिट के वे में हो सकती है। नेक्स्ट अब हम करेंगे ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम का क्या मीनिंग है? ट्रांसफ़र इनकम वो इनकम है, ट्रांसफ़र इनकम का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसफ़र इनकम वो है जिसको अर्न करने के लिए आपको कुछ ना करना पड़े। मतलब आपने कुछ नहीं दिया लेकिन तब भी अगर आपको कोई ना कोई इनकम मिल रही है, किसी चीज़ की आपको इनकम आ रही है, तब उसको हम ट्रांसफ़र इनकम कहेंगे। यू सिंपली रिसीव दिस इनकम एज अ हेल्प, चैरिटी और डोनेशन। मतलब अगर आपको एज पॉकेट अलाउंस मिल जाते हैं, पॉकेट मनी मिल जाती है, पेंशन हो सकती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उसके लिए हम किसी को कुछ करने तो नहीं जाते, वो हमें सिर्फ मिल जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़र इनकम मिलते हैं। इन द केस ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ फैक्टर इनकम को कंसीडर किया जाता है। जो ट्रांसफ़र इनकम होती है, इस तरह के जो बेनिफिट्स होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, पेंशन हो गया, पॉकेट अलाउंस हो गया, इनको कोई गिफ्ट मिल रहा है आपको, ये सारी चीज़ें नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं की जाती। क्या किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम कैलकुलेट की जाती है नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के टाइम पे। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है डोमेस्टिक टेरिटरी। मीनिंग देखना है हमने डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे देश की जो बाउंड्री है उसके बीच बीच में जो एरिया आ रहा है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। वो तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है ही, लेकिन उसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनती हैं। इट डजेंट इंक्लूड ओनली पॉलिटिकल टेरिटरी, मतलब सिर्फ वो हिस्सा जो हमारे देश की बाउंड्री के अंदर आता है वही डोमेस्टिक टेरिटरी है, ये सही नहीं है। उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। बाय डोमेस्टिक टेरिटरी इट मीन्स इकोनॉमिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी को इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक टेरिटरी मानेंगे। मतलब वो एरिया जहाँ पे आपके फ्रीडम है, आपको आपकी कंट्री को फ्रीडम है कि आप वहाँ पे अपने आपके पर्सन्स फ्रीली ऑपरेट कर सकते हैं, आपके गुड्स जा सकते हैं आप, और आपके कैपिटल आप अर्न कर सकते हो, किसी भी तरह का कोई काम कर सकते हो, आपने परमिशन ली हुई है वहाँ पे काम करने की। चाहे वो एरिया आपकी कंट्री के बीच में आ रहा है, चाहे आपकी कंट्री के बीच में नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप वहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कर सकते हो फ्रीली, क्योंकि आपने वहाँ पे परमिशन ली हुई है,
इलीगली नहीं कह रही हूँ मैं, अगर आपने लीगली वहाँ पे वर्क करने की परमिशन ली है और आप वहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इजीली कर सकते हो, तब वो एरिया भी आपकी ही कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। देख लेते हैं एक बार क्या है इसमें। इट डजेंट इंक्लूड ओनली पॉलिटिकल टेरिटरी। इसका मतलब सिर्फ पॉलिटिकल टेरिटरी नहीं होता। बाय डोमेस्टिक टेरिटरी इट मीन्स इकोनॉमिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होगा इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी का क्या मीनिंग है? इकोनॉमिक टेरिटरी मीन्स व्हेन देयर इज़ अ फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल। जब हमें फ्रीडम होती है कि हम अपने पर्सन्स को, गुड्स को, कैपिटल को किसी भी जगह पे ऑपरेट करवा सकते हैं, वहाँ पे किसी भी तरह की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जिस जगह पे हम ये कर सकते हैं विद परमिशन, वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी बन जाती है। अब देखिए इसका आगे है अब इसमें क्या क्या आएगा डोमेस्टिक टेरिटरी में, वो देखते हैं। सबसे पहले आता है पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ आवर कंट्री। जितने भी हमारे कंट्री के एरिया है, हमारी कंट्री में तो हम अपनी सारी ट्रांजैक्शंस फ्रीली कर ही सकते हैं ना, वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। तो जितना भी पॉलिटिकल फ्रंटियर है हमारे कंट्री का, जो जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वो तो हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। नेक्स्ट थिंग इज़ द टेरिटोरियल वाटर ऑफ आवर कंट्री। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जितने भी हमारी कंट्रीज़ के एडजॉइनिंग सीज़ होते हैं, जो भी हमारी कंट्री के साथ में लग रहे समुंदर हैं, वहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स तक, ये समुंदर को, सीज़ को मेज़र करने की एक टर्म होती है नॉटिकल माइल्स। तो वहाँ के हमारी कंट्री के जो साथ लग रहा सी है, एडजॉइनिंग सी है, वहाँ पर 12 नॉटिकल माइल्स तक तो हमें काम करने की परमिशन है। वहाँ पर हम अब किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब वहाँ से हम ऑयल, पेट्रोलियम जो है वो निकाल सकते हैं, या किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। तो वो एरिया भी हमारी ही कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। पहले हमारी कंट्री का जो एरिया है वो तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है ही। पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ आवर कंट्री तो हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, वो तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। सेकंड थिंग इज़ जो हमारे एरियाज़, जो हमारी कंट्री के साथ वाले सीज़ हैं, वहाँ तक भी हमारी कंट्री के नहीं, किसी भी कंट्री के अगर कोई एडजॉइनिंग सी होता है तो वहाँ पर 12 नॉटिकल माइल्स तक किसी भी कंट्री को परमिशन होती है किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने की। थर्ड थिंग इज़ शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर रेजिडेंट। हमारी कंट्री के, हमारे रेजिडेंट्स के अगर कोई शिप्स और एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, एग्जांपल देखिए इसकी, अगर कोई प्लेन्स हैं ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया, एयर इंडिया हमारी कंट्री की कंपनी है, देन वो अगर शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स हैं एयर इंडिया की, अगर वो ऑपरेट कर रही हैं बिटवीन इंग्लैंड एंड कनाडा, तो इंग्लैंड और कनाडा जो है वो हमारी कंट्री का पार्ट तो है नहीं, लेकिन वहाँ पे ऑपरेट करने की परमिशन तो उनको मिली हुई है। वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हो रही है वो तो इंडिया की तरफ से ही हो रही है, परमिशन के साथ हो रही है। तो वो एरिया भी इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में पार्ट होगा, इंडिया की, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनके वो सारे एरियाज़ अब इंडिया में काउंट हो जाएंगे, नहीं, लेकिन अगर आप नेशनल इनकम की कैलकुलेशन पे देखोगे तो डोमेस्टिक टेरिटरी जो है, जो कंसेप्ट है, उसका मीनिंग ही यही है कि जिस एरिया में अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन फ्रीली कर सकते हो और विद परमिशन कर सकते हो। आपके लोग अगर बाहर जाकर भी कोई काम कर रहे हैं और विद परमिशन कर रहे हैं, किसी भी तरह की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं विद परमिशन, किसी भी एरिया में कर रहे हो, तो वो आपकी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज़ एम्बेसीज ऑफ आवर कंट्री इज़ लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर ये तो एक रूल की तरह है कि अगर इंडिया की कोई डोमेस्टिक टेरिटरी है, चाहे वो कहीं पर भी हो, लेकिन तब भी वो सिर्फ इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला ये है कि अगर मान ली एक पर्सन है, अगर मैं चाहूँ, अगर मैं इंडियन रेजिडेंट हूँ, इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट हूँ, और मैं ये कहूँ कि जाके मैं बाहर काम कर रही हूँ जी, जहाँ पर भी मैं जाके काम कर रही हूँ वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी बन जाएगा। ऐसा नहीं होता। डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग है
जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन अ लार्जर स्केल, जहाँ पे आपकी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन अ लार्जर स्केल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के अकॉर्डिंग चल रही है। जैसे कि अगर एयरक्राफ्ट चलते हैं, शिप्स चलते हैं बिटवीन टू कंट्रीज़, तो वहाँ के काम करने की जो परमिशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ली होती है। वो ऐसा नहीं कि एक पर्सन, नॉर्मल सा पर्सन दूसरी कंट्री में जाके पैसे कमा रहा है। जैसे हम कह देते हैं कि हमारे यहाँ के फॉरेनर्स, हम अगर हमारे स्टूडेंट्स बाहर जाके काम करना शुरू कर दें तो सारी अमेरिका की टेरिटरी को इंडियन टेरिटरी थोड़ी मान लेंगे, वो नहीं होता। शिप्स का बिज़नेस हो गया, एयरक्राफ्ट्स का बिज़नेस हो गया, जहाँ पर दो कंट्रीज़ के बीच में मूव करने हैं, पर आपने वहाँ पे परमिशन आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले रखी है, तो उस टाइम पे वो जो टेरिटरी होगी वो इंडियन टेरिटरी को काउंट करेगी, वो वहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। अब इन जनरली देखते हैं, इन दोनों का सम करते हैं, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बीच का डिफरेंस देखते हैं। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बीच का डिफरेंस ये है कि नेशनल इनकम का मीनिंग क्या है, जो इनकम किसी नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न की हो। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो उसने डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न किया या डोमेस्टिक टेरिटरी से आउटसाइड अर्न किया, पर करनी किसने है, नॉर्मल रेजिडेंट ने करनी है। चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में हो चाहे आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी में हो, पर करनी किसने है, जो नॉर्मल रेजिडेंट है, अगर उसने अर्न की है तब वो नेशनल इनकम होगी। डोमेस्टिक इनकम का क्या मीनिंग है, जो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की जाती है। जो भी इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हो गई, चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न की है चाहे नॉन नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न की है, लेकिन आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न हो रही है ना, तब हम उसको बोलेंगे ये क्या है, डोमेस्टिक इनकम है। तो नेशनल इनकम जो है वो किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहा है, नेशनल इनकम इम्पोर्टेंस दे रहा है कि कौन इनकम को अर्न कर रहा है, वो पर्सन कौन है। और डोमेस्टिक इनकम किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रही है, डोमेस्टिक इनकम इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रही है कि वो इनकम जो है वो अर्न कहाँ पे हो रही है।